Assalamu alaikum, dear students. We were discussing about plants and photosynthesis in our previous lecture, and we have completed till aeroponics. Now I'm going to explain you today what phytoextraction is. If we discuss about this is basically a story. There was a city named Chernobyl, and in this city there was a power plant. There was a nuclear power plant. What nuclear power plant is कि जो एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. वी ऑल नो दैट कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. तो इस न्यूक्लियस के ऊपर पूरी एक स्टडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर साइंस या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है. तो इस न्यूक्लियस के ऊपर जो स्टडी होती थी वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती थी. अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी रेडियो एक्टिव एनर्जीज़ भी होती हैं, रेज होती हैं डिफरेंट. फिर ये डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं. स्पेशल ड्रेसेस होते हैं, स्पेशल मास्क होते हैं जो लगाए बगैर हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी को बहुत सीवियरली डैमेज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम जो है वो प्रॉपर मास्क यूज़ ना करें तो ये जो एयर हम मतलब कंटामिनेटेड एयर होती है, केमिकल्स इसमें होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं कि हमें बीमार हो जाते हैं. लंग्स के ऊपर हमारे इफेक्ट पड़ जाता है, बॉडी के ऊपर हमारे इफेक्ट पड़ सकता है. तो ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये 1986 में अचानक कुछ मिसहैप हुआ और एक्सप्लोड हो गया. अब जिस जगह पर यूजुअली लोग इतना प्रिकॉशंस लेके जाते हैं, वो जगह पूरी एक्सप्लोड हो जाए तो कितना बड़ा डैमेज और क्या तबाही आई होगी. इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो थे उनके तो बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए उस एरिया में. बहुत, यानी पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो है वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एस्केप कर गए और पानी पीने के लायक नहीं रहा. बहुत सारा कुछ बर्बाद हो गया. रेडिएशन लेवल्स बढ़ गए और लेक्स और फॉरेस्ट तो बिल्कुल ही जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से भर गए थे. सब कुछ कंटेमिनेट हो गया था. और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ लोग, बल्कि सारे ही लोग बहुत सीरियसली इल हो रहे थे और लोग बहुत तेज़ी से मरने लगे. अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. या तो लोग ये करते कि अपना घर वगैरह सब छोड़ देते और कहीं और जाके रहना शुरू कर देते, जो इन मोस्ट केसेस ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक सिटी के सारे लोग एक साथ सारा घर छोड़ दें, अपने पूरा सिटी खाली करके कहीं और चले जाएं. कुछ सिनेरियोज़ में तो पॉसिबल होता है कि कुछ लोग माइग्रेट कर दें, लेकिन पूरा का पूरा इतना बड़ा सिटी इस तरह माइग्रेट नहीं कर सकता. खैर, तो फिर साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला कि हम प्लांट्स के थ्रू हमारा जो एरिया है, हमारा जो सिटी है, इसको हम क्लीन कर देंगे. लेकिन हम प्लांट्स के थ्रू कैसे क्लीन कर सकते हैं? ये एक लंबा प्रोसेस था और इस प्रोसेस को इन्होंने कहा फाइटो एक्सट्रैक्शन. इस प्रोसेस में क्या करते थे, ये बड़ी बड़ी बोट्स लेते थे और बोट्स के अंदर जो है ये डिफरेंट प्लांट्स लगा देते थे. बड़ी एक राफ्ट में मिट्टी डाली और उसमें प्लांट्स लगा दिए. और प्लांट्स जो लगाते थे वो ऐसे लगाते थे कि इसके जो रूट्स थे वो उस बोट से नीचे पानी में होते थे. ठीक है, यानी बोट से नीचे उनके रूट्स पानी में फ्लोट कर रहे होते थे और ऊपर प्लांट चल रहा होता था. बोट होती थी, बोट मतलब बोट जो है वो ऊपर फ्लोट करती रहती थी. इससे क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि प्लांट जो है यानी रूट जो है वो डिफरेंट मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. तो रूट्स ने लेक्स के अंदर क्या होता था कि लेक्स के अंदर जितने भी ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स थे, इन सब को रूट ने अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और रूट ने एब्जॉर्ब करके इसको प्लांट्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया. अब क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि वो जो हमारा एक रिव्यू क्वेश्चन था कि मैंगो ने जो इंजेक्ट किया था ग्लूकोज प्लांट में, वो प्लांट से रूट तक ट्रेवल हुआ. फिर टोमेटो प्लांट में, अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि ये रूट से फिर वो प्लांट में पूरे ये रेडियो एक्टिव मटीरियल ट्रेवल करना शुरू कर गए. और क्या हुआ कि लेक में जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल कम होता चला गया, प्लांट में वो आता गया. बाद में इन प्लांट को जब तक ये सर्वाइव
करे, इनको चलाते रहे। बाद में इन प्लांट्स को इन्होंने ख़त्म करके डीके करके और कहीं बरी कर दिया। वो एक ही जगह पर जो है वो सारे प्लांट्स इन्होंने बरी कर दिए, सारा का सारी। इस तरह इन्होंने पूरी की पूरी लेक्स को सफाई कर दी। तो ये जो है और सारे मेटल्स इस तरह से ही फॉरेस्ट में भी इन्होंने इस तरह से किया कि फॉरेस्ट में अच्छा लीव्स भी एयर से भी चीज़ें ले रहा होता है, तो एयर को भी इस तरह इन्होंने जो कंटेमिनेटेड एयर थी इसको भी इन्होंने जो है वो पूरा क्लियर किया, ये फाइटो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से। तो बहुत सारे केसेस में प्लांट्स हमको इस तरह भी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, देयर आर आल्सो सम टाइप ऑफ प्लांट दैट आर नोन एज हाइपर एक्यूमुलेटर्स। अब देखें, यूजुअली हम बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन ये सारे प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं करते, वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो फाइटो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स के प्लांट्स यूज़ करते थे और वो प्लांट्स कहलाते थे हाइपर एक्यूमुलेटर्स। ये जो अब इसकी एक मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूं कि हम प्लांट्स के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि ये मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको मिनरल्स की अच्छा ये तो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स भी एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब इनके मिनरल्स कौन से टाइप के होते हैं? जैसे नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, पोटेशियम होती है, मैग्नीशियम होती है। लेकिन इसके अलावा ये कुछ मेटल्स भी एयर से और वाटर से, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ जो एब्जॉर्ब तो सभी करते हैं, लेकिन इस मेटल की जो तादाद होती है, इस मेटल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम अमाउंट में ये एब्जॉर्ब कर सकता है। कुछ प्लांट ये मेटल्स एब्जॉर्ब करने के बाद सर्वाइव करते हैं और कुछ प्लांट सर्वाइव नहीं करते। तो जो प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं उनको कहा जाता है हाइपर एक्यूमुलेटर्स। और ये जो फाइटो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था, इसमें हाइपर एक्यूमुलेटर्स ही यूज़ किए गए थे। अब क्या हुआ कि जहाँ पर जो है वो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। और अगर इसी तरह माइनिंग एक्टिविटी कंटिन्यू रही हमारी, जिस तरह हम कर रहे हैं माइनिंग, तो बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि हमारा जो सॉइल है इसमें ये एग्रीकल्चर के काबिल ही नहीं रहेगी। लेकिन माइनिंग भी ज़रूरी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया कि इस तरह के हाइपर एक्यूमुलेटर्स उन एरियाज़ में लगा दिए जाते हैं जहाँ पर माइनिंग ज़्यादा हो रही होती है। तो सॉइल के अंदर जितने भी मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, जो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ये प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और फिर सर्वाइव कर जाते हैं। तो प्लांट्स एक इस तरह से भी हेल्प करते हैं कि और इनको हाइपर एक्यूमुलेटर्स कहा जाता है। अब ये जो प्लांट्स है ना, ये हेल्थ इम्प्रूव करने के भी काम आते हैं। कैसे? इस प्रोसेस के थ्रू ना, ये हाइपर एक्यूमुलेटर और फाइटो एक्सट्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एरिया है बांग्लादेश, सबने सुना होगा, एक कंट्री है बांग्लादेश के अंदर। जो वाटर है उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होता है। आर्सेनिक एक मेटल है और वाटर के अंदर उनके आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होता है, जो उनकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह डिटेरिएट कर देता है। अब और पॉइजनस भी होता है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है यहाँ पर चाइनीज़ फर्न्स लगा दिए। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं चाइनीज़ फर्न्स। तो ये चाइनीज़ फर्न्स इन्होंने अपने जो लेक वाला एरिया या जिस वाटर में आर्सेनिक होता है, इसके करीब लगा दिया इन्होंने। इससे क्या हुआ कि चाइनीज़ फर्न्स ने इस लेक का जो सारा वाटर था, अब ज़ाहिर है ये तो सॉइल से तो मिनरल्स लेगा और वाटर से भी मिनरल्स लेगा, तो इसने इससे मिनरल्स लेना शुरू कर दिए। मिनरल्स के साथ साथ इसने आर्सेनिक को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और एंड में जब साइंटिस्ट ने चेक किया, तो आर्सेनिक जो है, जब लेक में चेक करते हैं तो लेक में आर्सेनिक इतना नहीं होता, लेकिन जब चाइनीज़ फर्न्स के अंदर चेक करते हैं तो उसमें आर्सेनिक 1000 टाइम्स ज़्यादा था। इसका मतलब कि ये जो फर्न्स जो थे, ये अपने लीव्स के अंदर ये आर्सेनिक को सेव करते जा रहे थे, एब्जॉर्ब करते जा रहे थे। तो अब साइंटिस्ट को तो बहुत आसानी हो गई। इन्होंने ये किया कि इन्होंने बांग्लादेश के पूरे एरिया में, उनके मोस्ट ऑफ द एरियाज़, ज़्यादातर एरियाज़ में उनके ये प्रॉब्लम है कि वाटर के अंदर आर्सेनिक ज़्यादा है। तो अब आप बांग्लादेश के अंदर देखेंगे तो चाइनीज़ फर्न्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं और इन्होंने अपने सारे एरियाज़ में लगा दिए। अब इससे एक फ़ायदा भी है। इससे क्या एडवांटेज मिला कि इन्होंने ये जो आर्सेनिक होता है, ये यूज़ होता है सोलर पैनल्स बनाने में। तो अब ये क्या करते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वाटर से आर्सेनिक,
चाइनीज़ फर्न्स में, और बाद में इस फर्न्स के जो लीव्स होते हैं उसको निकाल के इसमें से आर्सेनिक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर सोलर पैनल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सेल कर देते हैं। तो एक प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन उन्होंने ऐसा निकाला कि वो सॉल्यूशन आपको हेल्प भी कर रहा है आपकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 16। फ्लावर्स आर बेसिकली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा, फ्लावर्स में जो है वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या करते हैं कि ये प्लांट को नए सीड्स बनाने में हेल्प करते हैं। इनकी जो सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना इन सेल्स की, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इनकी जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ये होती है मेल रिप्रोडक्टिव सेल में, और फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, और फिर जो है ये एक प्रॉपर जो है वो प्रोसेस होता है, और इससे रिप्रोडक्टिव सेल मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू एक सेपरेट फ्लावर बन जाता है। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, कुछ के अंदर होते हैं जिनमें अलग अलग होते हैं। जैसे आपने मैं अगर अपने एग्जांपल दूं तो मेरा जहाँ पे घर था उस घर के पीछे एक नारियल का दरख्त लगा हुआ था, तो वहाँ पे उस कोकोनट ट्री में ये था कि वो कोकोनट ट्री एक नहीं होता, जहाँ पे भी कोकोनट ट्री होगा ना वो 2 कोकोनट ट्री होंगे, क्योंकि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो जब तक मेल फीमेल को जर्मिनेट नहीं करेगा तब तक जो है वो मेल फीमेल को वो रिप्रोडक्शन नहीं देगा, तब तक फ्रूट्स नहीं आते। तो कोकोनट जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते थे, और वो जब तक अगर हम मेल को वहाँ से हटा देंगे मेल वाले ट्री को या मेल वाले प्लांट को, तो वो फीमेल का भी रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और जो है वो वो जो फ्रूट है वो हमें नहीं मिलेगा। फ्रूट नहीं मिलेगा, या दूसरे सेंस में आप ये समझ लें कि रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अगर ये फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं तो फ्लावर्स नहीं आते। तो कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग होते हैं मेल्स और फीमेल्स, जैसे ये कोकोनट ट्री, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर अल्लाह ताला ने बना दिए होते हैं। अच्छा, जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर इनको कहा जाता है, जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसको कहा जाता है स्टेमन, और इस स्टेमन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो कहलाता है एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर का काम ये होता है कि ये पॉलन बनाए। ठीक है, पॉलन के अंदर ही वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो दूसरे प्लांट्स बनाता है। तो बेसिकली आप पॉलन का वर्ड याद रखें कि एंथर जो है वो पॉलन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, हर एंथर के ऊपर एक फिलामेंट होता है ताकि वो पॉलन को जो है ना वो ऐसा इस तरह से होल्ड करके रखे कि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, जो और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। अच्छा, अब हम फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट में आते हैं। जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वो कहलाता है कार्पेल, और हर फीमेल उसमें हर कार्पेल के अंदर एक ओवरी होती है। अब ओवरी के ऊपर जो है ना एक स्टिग्मा होता है जो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होता है, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करती है। यही ओव्यूल्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। अब होता क्या है कि ये जो पॉलन मेल ने प्रोड्यूस किया होता है इसने जाना होता है स्टिग्मा तक, और ये स्टिग्मा तक जाके फिर स्टिग्मा से ट्रेवल करता है ये ओवरी तक, क्योंकि ओवरी अटैच होती है स्टिग्मा से, तो स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है, ये पॉलन को स्टिक कर लेता है अपने ऊपर, और इसके अंदर से फिर ये जो है ना जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इसको लेकर और ओवरी तक पहुंचा देता है, और फिर रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप बार बार इस प्रोसेस को दोबारा वीडियो रिपीट करके सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जिनके एक दफ़ा में नहीं समझ में आ रहा। बेसिकली हम करते ये हैं कि पॉलन ने जाना होता है ओवरी तक, और रास्ता कहाँ होता है, स्टिग्मा। ठीक है, तो ये पॉलन जब ओवरीज तक पहुँचेगा तो ही रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि पॉलन के अंदर ही रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद हैं, और इस पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन जो है वो, अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेट कर लेते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है। जो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये वो प्लांट होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल पार्ट ऑफ
फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी स्टेमन और कार्पेल एक ही साथ होते हैं, तो इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ये किस तरह पॉलिनेट करें, ये आराम से ईज़िली खुद ही पॉलिनेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पॉलिनेशन डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होती है, जैसे कभी कभार इंसेक्ट के थ्रू। अब इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे होता है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, हनी भी होती है, ये जो प्लांट से जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है अपना फूड, ठीक है। तो ये आके जब प्लांट्स के ऊपर बैठती है ना, तो ये पॉलन इनके पैरों के साथ चिपक जाता है, और फिर ये जब दूसरे प्लांट पे जाती हैं तो वहाँ से ये पॉलन इनके पैरों में लगा हुआ दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक चला जाता है, ठीक है। जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा तक चला जाता है, वो स्टिकी होता है, वहाँ पे जाके ये पॉलन चिपक जाता है, और फिर ये पूरा एक पॉलिनेशन का प्रोसेस ऐसे हो जाता है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि ये विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो रही होती है, यानी जो पॉलन होते हैं ये हवा में उड़ते हुए दूसरे प्लांट तक जाते हैं, और फिर दूसरे प्लांट में जाके ये स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, और फिर इससे जो है ना ये पॉलिनेशन हो जाती है। अब इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। एक बार तो जो पॉलन है ये स्टिग्मा तक पहुंच गया, स्टिग्मा ने ओवरी तक रिप्रोडक्टिव सेल पहुंचा दिए, लेकिन अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। पॉलन जो है वो ग्रो होता है व्हेन इट लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है। ये पॉलन क्या होता है कि पॉलन ग्रेन ग्रो करना शुरू कर देता है जब ये स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि एक पॉलन ट्यूब होती है जो जा रही होती है स्टाइल से और ओव्यूल तक। फिर ये ओव्यूल से कुछ ट्यूब्स होती हैं जो जाती हैं पूरा ओवरी के अंदर, और फिर ये एग सेल्स प्रोड्यूस, ओवरीज इंटरनली एग सेल्स प्रोड्यूस करी होती हैं, फिर ये एग सेल्स के साथ जाके रिएक्ट करती हैं, पूरा एक रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का पूरा एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद ये जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हेल्प करती है, सॉइल का बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अगर सॉइल के अंदर अच्छे मिनरल्स हैं तो ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर सॉइल के अंदर अच्छे मिनरल्स नहीं हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि हम जब भी कोई नया प्लांट लगाते हैं, चाहे वो हम अपने घर में लगाएं चाहे कहीं पर भी लगाएं, तो हम उसमें फर्टिलाइज़र्स ज़रूर डालते हैं। जो हमारे बहुत सारे होते हैं ना, हमारे गार्डनर्स आते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें नए प्लांट लगाते हैं, सबसे पहले वो उस मिट्टी के अंदर खाद डालते हैं, सबसे पहले फर्टिलाइज़र डालते हैं, उर्दू में उसको खाद बोलते हैं, ताकि जो जर्मिनेशन का प्रोसेस, क्योंकि कोई भी जो प्लांट है ना वो सरवाइव तभी करेगा जब उसकी रिप्रोडक्शन होगी, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे सर्वाइवल का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये प्रोसेस करने के लिए सॉइल के अंदर मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब ये एक बार ये प्रोसेस हो गया रिप्रोडक्शन का, तो अब क्या होगा, ये जो फर्टाइल एग है ये बड़ा होकर क्या बन जाता है, एम्ब्रायो, ठीक है। और फिर ये एक सीड कोट बन जाता है इसके ऊपर, जैसे सीड हम देखते हैं ना, तो सीड का एक कोट होता है ऊपर, एम्ब्रायो तो अंदर होता है लेकिन उसके ऊपर पूरा एक कवर सा हो जाता है सीड के ऊपर, जो कोट होता है ताकि वो अंदर के एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर जब ये सीड जो है वो पानी के अंदर जाता है, ये मिट्टी के अंदर जाता है, तो फिर ये अपना जो प्रोसेस होता है, ये प्रोड्यूस, वो जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर से एम्ब्रायो बड़ा होना शुरू होता है, और फिर एक प्रोसेस ये कंटिन्यू होता है, फिर हमारे पास जो है वो फ्रूट या नट जो भी चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं।